अब तक हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन डी को। सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन है और जो अगला वाला सेक्शन ई है ना उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन कितने, केवल 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। मतलब जो सेक्शन डी आएगा वो आपको कितने नंबर का आएगा? वो आपके 8 नंबर का आएगा, है ना। मतलब 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है तो 8 नंबर हो गए। तो देखो अब इस वाले सवाल के अंदर क्या है ना कि मैं आपको ऑप्शन वाले सवाल नहीं कराऊंगा। ऑप्शन वाले सवाल क्या होते हैं? उसी से रिलेटेड होते हैं। मतलब रिलेटेड का मतलब जैसे इसके अंदर काय केंद्रीय घनीय एक कोष्टिका दे रखी है, तो जो इसका ऑप्शन वाला दे रखा है वो दे रखा है कि एसएससी, ये बीसीसी का है, वो एसएससी की पूछ रखी है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप भी उसको पढ़ोगे, आप भी सर्च करोगे तो आपको भी समझ में आएगा। और वैसे आपको पता है जो मॉडल पेपर के अंदर आ चुकी है तो पेपर के अंदर नहीं आने वाली है। पेपर के अंदर आने के चांस किसके? अब सीसी के, क्योंकि बीसीसी और एससीसी इस मॉडल पेपर के अंदर दे चुके हैं। तो अब आएंगे आपके एफसीसी जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, 100% आएगी भी है, देखना आप, है ना। तो जो आपके, अब ध्यान रखना, मैं अब इसके अंदर ऑप्शन वाले सवाल नहीं कराऊंगा। मैं केवल 20वें का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करा दूंगा, इसको ऑप्शन वाला नहीं कराऊंगा। इससे 21वें का भी कराऊंगा, है ना। तो अब देखो, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या बताओ, यानी बीसीसी। हिंदी में आपको समझ में नहीं है, बीसीसी की बात करते हैं। आपको पता है एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? तो आप बताओगे कि एकक कोष्टिका में सबसे न्यूनतम इकाई होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है? चालक का निर्माण होता है। फिर आप कहोगे कि 2 प्रकार की होती है, एक होता है सरल घनीय एकक कोष्टिका और एक होता है आपके केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है? जिसके अंदर अवयव कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। और केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है? जिसके अंदर अवयव कण कोनों के साथ साथ अलग अलग फलकों या केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो ये फिर आपने 3 प्रकार की पढ़ी। केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका 3 प्रकार की पढ़ी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तो हम जो बात करें वो बात करें बीसीसी की। बीसीसी के अंदर अवयव कण कितने, अवयव कणों की संख्या कितनी होती है? पहला ये है। तो आपको पता है बीसीसी में अवयव कण कहां पर होते हैं? बीसीसी के अंदर अवयव कण केंद्र और कोनों पर उपस्थित होते हैं। बीसीसी में अवयव कण कहां उपस्थित होते हैं? अवयव कण होते हैं कोने प्लस केंद्र पर, है ना। बीसीसी की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। थोड़ी देर को ये होने के बाद में वैसे डायग्राम बनाकर और समझाऊंगी, क्योंकि तीनों सवाल इसी की है ना। तो कोनों की गणना के लिए आप क्या यूज करते हो? 1/8 × 8 प्लस केंद्र की गणना के लिए आप 1 × 1 का यूज करते हो नहीं? तो ये आ गया आपके 1 + 1 यानी 2। तो बीसीसी में अवयव कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये आपके फर्स्ट था काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, यानी बीसीसी में अवयव कणों की संख्या आपके 2 होती है। ये आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड है वो है कि बीसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करो। बीसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, नोट कर लो। अब बात करते हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता, ना। तो इस मिटा दो इसको, ठीक है। बस आप ध्यान रखना कि बीसीसी के अवयव कणों की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी के अवयव कणों की संख्या होती है आपके 2। अब है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका बीसीसी की संकुलन क्षमता संकुलन क्षमता का मतलब कि वो कितना स्थान घेरती है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो संकुलन क्षमता का वैसे फॉर्मूला जो मैं अभी लास्ट में लिख दूंगा, पर इसको पहले करते हैं कैसे क्या करना है। अब देखो कि इसके अंदर अवयव कण कैसे क्या होते हैं। आपको पता है ना कि घन को हम किसके रूप में, जो एकक कोष्टिका होती है हम किसके रूप में मानते हैं? उसको एक घन के रूप में मानते हैं। तो ऐसा आपको एक घन बनाना है, ठीक। इस तरह से आपको घन बनाना है। इसके अंदर अवयव कण कहां पर होते हैं? केंद्र प्लस कोने पर। ये देखो, ये कोना, 8 कोने होते हैं और ये 8 ही कोनों पर मैंने ये क्या बिठा दिया? अवयव कण। और एक होता है केंद्र पर। केंद्र कहां पर होता है? बीच में। ये केंद्र बीच में हो गया, ठीक है ना। ओके, अब आपको बताना है कि हमको इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको और इस बिंदु को मिला रहा हूं, ठीक है। और इस बिंदु को और इस बिंदु को मैं मिला रहा हूं। मैं इसका नामकरण भी कर देता हूं ना, A B C D E F G और ये H, ये यहां पे नामकरण कर दिया, ठीक है।
आपको पता है ना कि ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, वैसे अभी ये जो गोला आपको दूर दूर देख रहे हैं ना, ये दूर दूर नहीं, ये बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे के, ऐसे चिपके हुए, ध्यान रखना इस तरह से चिपके हुए। लेकिन अब डायग्राम के अंदर आपको ऐसे बताना पड़ेगा। अगर 3D में होता है तो मैं आपको पता तो जरूर बताता, बट ये ऐसे चिपके हुए ना। और इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है ना, इतनी सी ये डिस्टेंस जो आपको दिख रही है ना, वो इसकी रेडियस आर है। क्या इसकी रेडियस आर है? ये इसकी जो डिस्टेंस दिख रही है वो इसकी रेडियस आर है, ठीक है ना। और इसके अंदर तो देखो ये पूरा इसका क्या व्यास है, मतलब 2r, ये कितनी है 2r है भाई। ये पूरा इसका क्या व्यास है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना ही तो होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2r लिख दिया है। और देखो घन की जो भुजा होती है इसको मैंने ए मान लिया, घन की जो भुजा है उसको मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए मान लिया। तो घन की अगर एक भुजा है तो बाकी भुजा भी क्या होगी? एक ही होगी। तो अब यहां से आप देखना, मैं कुछ चीजें निकाल रहा हूं जो देखना। मैंने डायग्राम क्यों बनाया? मैंने डायग्राम बनाया त्रिज्या और भुजा में संबंध निकालने के लिए। किसमें? त्रिज्या और भुजा में संबंध निकालने के लिए। देखो कैसे, यहां से अगर मैं बात करूं ए जी की, ए जी किसके बराबर? ए जी, ए और जी। देखो ये आर, ये 2r और ये आर के बराबर। ये अभी आपको दूर दूर दिख रहा है, लेकिन ये दूर दूर नहीं है, ये सब चिपके हुए पूरे है ना। तो ये आर, ये 2r और प्लस ये आर, कितना हो गया? 4r। एजी बराबर किसका है? 4r। इसको इक्वेशन 1 दे दो, है ना। अब देखो एजी को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, एजी को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, देखना ये और इससे अगर मैं इनको मिला दूं तो एजी निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं। तो देखो ये डिस्टेंस तो ए है, मुझे पता है, लेकिन ये कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो घन की भुजा है, हमको पता है कि ये भी आर टी होगी, सॉरी ए होगी। लेकिन ये तो मैंने खींची है और ये भी मैंने खींची, तो कितनी होगी मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज ए बी सी में अगर ये ए है और ये भी ए ही है ना, तो एसी कितना होगा? एसी बराबर आपको होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। तो एसी बराबर रूट 2a, ठीक है ना। क्या होगा आपके? एसी बराबर रूट 2a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, देखो त्रिभुज ले रहा हूं मैं बड़ा, त्रिभुज ए सी जी में, त्रिभुज ए सी जी में। कौन सा त्रिभुज? ए सी जी, ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा जो ट्राइंगल दिख रहा है इसकी बात करें। इसके अंदर मुझे एजी निकालना है, तो एजी बराबर एसी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पता है ना। चलो इसके अंदर मैं लिख देता हूं एसी स्क्वायर प्लस एजी स्क्वायर, सॉरी सी जी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एजी बराबर एसी, एसी अभी आपने निकाला, एसी क्या है? रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। भैया इसका स्क्वायर करके लिखना है ना, तो रूट 2a जो है, सॉरी 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी जी, ये कितनी ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगी। तो देखो एजी बराबर किसके आ गई? 2a और a 3 है, रूट 3a स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एजी बराबर रूट 3a, क्योंकि a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन होगी 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखो क्या पता चल रहा है, ये भी एजी है, ये भी एजी है। तो बाय 1 एंड सेकेंड आप क्या लिखोगे? रूट 3a इज इक्वल टू 4r। तो a बराबर 4r अपॉन रूट 3, a बराबर 4r अपॉन रूट 3, ठीक है ना। ये आपको संबंध ध्यान रखना था। इस संबंध के लिए हमने इतना सब कुछ किया है। हमारा जो मेन काम होता है ना, वो अब शुरू होता है संकुलन समता। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं संकुलन समता का फॉर्मूला, संकुलन दक्षता बोलो, चलो दक्षता लिख दो या समता लिख दो, बात एक ही है। फॉर्मूला होता है z इंटू अव्यय कण या चलो गोले का आयतन, गोले का आयतन इंटू 100 बटेवा भुजा क्यूब, या चलो कुल आयतन। संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या है? z इंटू गोले का आयतन इंटू 100 अपॉन कुल आयतन। z आपको पता है, मैंने शुरू में क्या बताया, z होता है अवयव कोणों की संख्या। z क्या होती है? अवयव कोणों की संख्या इंटू गोले का आयतन। गोला क्या है यहाँ पर? गोला अवयव कोण, अवयव कोण को गोले के रूप में माना जाता है, आपने पढ़ा है। अवयव कोण को किसके रूप में माना जाता है? गोले के रूप में माना जाता है। यहाँ गोले का आयतन इंटू 100 अपॉन कुल आयतन।
कुल आयतन किसका, इस घन का कुल आयतन, इस घन का कुल आयतन। तो घन का कुल आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। कितना होता है, ए क्यूब। देखो हमारा बोर्ड के छोटा इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही, बाकी मैं इनको बड़ा करके लिख सकता था, है ना। तो संकुलन दक्षता का सूत्र क्या हो जाएगा, बराबर जेड की जगह इसका अवयव कोणिक संख्या कितनी होती है, 2, ये 2 इंटू गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 बट्टेवा ए क्यूब। ठीक है ना। गोले का कुल आयतन क्या होता है, घन का आयतन पूरा घन के रूप में तो माना है ना, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो ये भुजा क्यूब लिख दिया। ठीक है ना। अब ये 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से बाई 3 में क्या लिख सकता हूं 4r का क्यूब अपॉन √3 का क्यूब। ठीक है ना। अब देखो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आता है 68%। कितना आता है 68%। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आता है 68%। ये इसकी संकुलन क्षमता है। तो बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%। कितनी होती है 68%। बस इस तरह से आपको इसको सोल्व करना था। पहला सवाल हमने किया कि इनमें कोणों की संख्या 2 होती है, हमने बता दिया। सेकंड इसके अंदर पूछा है कि इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करो। तो संकुलन क्षमता का सिंपल फॉर्मूला था जेड इंटू गोलक आयतन इंटू 100 अपॉन कुल आयतन। कुल आयतन मतलब घन का आयतन ए क्यूब, गोले का आयतन गोला अवयव कोण होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 जेड इंटू 2 होता है। ये जो हमने शुरू में निकाला ना वो इस ए क्यूब के लिए निकाला, भुजा और त्रिज्या में संबंध के लिए हमने ये किया। फिर तो ये रखकर तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको भी डायरेक्ट याद रखने हैं कि जैसे एससीसी की होती है 1.4%, बीसीसी की होती है 68% और जो एफसीसी के आप निकालोगे वो होती है 74%। ये आपको याद रखना है। और इनमें जो त्रिज्या इनमें संबंध होता है ना वो भी आपको याद रखना है। त्रिज्या और भुजा में जो संबंध होता है ना ये वाला याद रखना। डायरेक्ट सवाल आएंगे न्यूमेरिकल एक एक नंबर के। तो ये इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले ये एजी को ये आर 2r और आर को जोड़ा तो 4r आ गया। फिर एजी को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, मैंने इसको मिला दिया तो ये एक और ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल बन गया। ये भुजा तो ए है, ये मुझे पहले ही पता थी, लेकिन ये नहीं थी तो इसको मैंने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। एसी बराबर √2 है तो एसी का मान भी यहां पर रख दिया। और फिर हमने क्या किया एजी निकाला, तो एजी बराबर √3a² ए आ गया। एजी बराबर कर दिया तो एजी बराबर इन दोनों को बराबर कर दिया 2 और फर्स्ट को, तो ए बराबर 4r/√3 आया। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ध्यान रखना कि देखो जो आपके मॉडल पेपर है ना उसके अंदर एससीसी, इसका अगला वाला जो ऑप्शन वाला सवाल है ना वो एससीसी का ही है। एससीसी बीसीसी आ गया, एससीसी आ गया, क्या बचा एफसीसी बचा। तो अब इसको अच्छी तरह से कर लेना, एफसीसी को अच्छी तरह से रट लेना है ना। और वैसे रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे सवाल है कि बीसीसी के ना क्या बोलते हैं जो ब्रेवेज संरचना बनाओ, ब्रेवेज जालक की संरचना बनाए। तो ये संरचना बनानी आपको, एक बार मिटा देता हूं ना, बना है देखो कैसे बड़ा बना देना। यहाँ पर अवयव कण, यहाँ पर अवयव कण ज्यादा बड़ा हो गया ना, ये यहाँ पर अवयव कण, ये यहाँ पर अवयव कण, यहाँ पर कोनों पर अवयव कौन होता है प्लस केंद्र पर अवयव कौन होता है, ये आपको बताना है बस। ये इसकी जालक संरचना, ये मैंने ज्यादा वीडियो बना दिया, आपको छोटे बनाने ना जोश में। चलो ठीक है, सही लग रहा है। ये अवयव कण क्या है, अवयवी कण। ठीक है ना। इस तरह से बनानी है, क्योंकि इसके अलावा और भी बना रखी है पर वो हम बना नहीं सकते हैं नोटबुक के अंदर, है ना। तो आप इस तरह के बना देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। नोट कर लो आप इसको। अब जो इसका ऑप्शन वाला है ना एससीसी के अंदर आपको बताने की कणों की संख्या कितनी होती है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है और इसकी ब्रेवेज क्रिस्टल संरचना बनाओ, वो बनानी है। तो वो अब आपको खुद करना है, मैं वो नहीं करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर का वो कराऊंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21वें नंबर का। 21वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्नेही कोलाइड को समझो, दूसरा क्वेश्चन है अधिशोषण व अवशोषण मंत्र, और तीसरा क्वेश्चन है आपके एक चित्र बनाना है किसका, विद्युत अपोन का। विद्युत अपोन का अपन को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो हम करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम करते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही, देखो इसमें आपको वैसे पता चला द्रव स्नेही यानी द्रव से स्नेह, स्नेह यानी प्रेम करने वाला, यानी द्रव से स्नेह करने वाला। अब देखो सबसे पहले तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है द्रव रागी कोलाइड। द्रव रागी कोलाइड, एक को नाम याद रखना, द्रव रागी कोलाइड इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसकी आपको परिभाषा लिख देता हूं, फिर और समझा दूंगा। चलो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य तीव्र आकर्षण होता है उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। चलो लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं ना। ऐसा विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य ऐसा विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य तीव्र आकर्षण होता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, ये स्थायी होते हैं, ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। देखो मैं आपको इसको समझा दूंगा, रुकना ना। ये स्थायी होते हैं और इनके एग्जाम्पल के रूप में लिख लो आप। गोंद का विलयन स्टार्च का कोलाइडी विलयन, ठीक है। आपको अगर आए ना द्रव स्नेही कोलाइड तो ये इतना सा लिखना है, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ऐसा विलयन कैसा विलयन, कोलाइडी विलयन। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण के माध्यम के मध्य तीव्र आकर्षण होता है। सर ये परिक्षिप्त प्रावस्था और ये परिक्षेपण माध्यम समझा दो, बाकी सब तो हमें समझ में आ रहा है। परिक्षेपण माध्यम, देखो क्या समझना है इसके अंदर आपको। जो परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब होता है ना कि विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। घटक जिसकी मात्रा कम होती है, उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और परिक्षेपण माध्यम, घटक जिसकी मात्रा, वह घटक, यहां पर लिख दो वह घटक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। वह घटक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलयन के अंदर, और वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये तो आपके दो हो गए, है ना। अगर आपको मैं बताऊं तो विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। विलयन होता है विलय तथा विलायक का मिश्रण, विलय प्लस विलायक का मिश्रण। यही होता है ना, विलय तथा विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं, पढ़ रखा है आपने। विलय कम मात्रा में होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, नहीं होता है। तो सेम देखो ना, कोलाइडी विलयन के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। विलय का मतलब हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब हो गया विलायक। देखो कम मात्रा में क्या, परिक्षिप्त प्रावस्था, तो ये विलय हो गया। ज्यादा मात्रा में है क्या, परिक्षेपण माध्यम, तो ये विलायक हो गया। तो समझ में आ गया, परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में होता है, परिक्षेपण माध्यम जो ज्यादा मात्रा में होता है विलयन के अंदर। जब इनके मध्य प्रबल आकर्षण होता है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और ये क्या होता है, स्थायी होता है, मतलब इनके मध्य अगर प्रबल आकर्षण है तो आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, मजबूत आकर्षण है। गोंद का विलयन हो गया, स्टार्च का कोलाइडी विलयन हो गया, ये इसके उदाहरण है। ओके, अब इसके अंदर है ना द्रव स्नेही कोलाइड। अगर आपसे पूछे द्रव विरोधी कोलाइड को परिभाषित करो,
ऐसा विजन जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य कमजोर आकर्षण होता है, मंद आकर्षण होता है। क्या होता है? मंद आकर्षण होता है। तीव्र की जगह क्या आ जाएगा? मंद आकर्षण होता है। उसे द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं, जो आपके ऑप्शन में है ना। वैसे मैं ऑप्शन वाले नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको बता रहा हूं। यहाँ पर मंद लिख देना और आकर्षण होता है, उसे द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। और फिर ऐसे बताना है आपको। तो ये तो हमने इसका फर्स्ट कर लिया है, फर्स्ट कर लिया द्रव स्नेहिक कोलॉइड को। अब जो हमारा सेकंड है इसका, वो है कि अधिशोषण व अवशोषण में अंतर लिखो। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर लिखो। तो इसको रब कर दूं, फिर वो करते हैं, है ना। उतार लो आप एक बार इसको फटाफट, पोस्ट करके उतार लेना ना। अब मैं इसको सेकंड कर रहा हूं। देखो सेकंड आपके है कि अधिशोषण और अवशोषण में केवल दो अंतर लिखने। कितने अंतर? दो अंतर अंतर लिखना। एक तरफ आप लिखो अधिशोषण, ये सेकंड है इसका। एक तरफ तो लिखो आप अधिशोषण और एक तरफ आप लिखो अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में आपको अंतर लिखना है। देखो दो अंतर लिखना है ना। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं, फिर करूंगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा। दो अंतर लिखने, सिंपल से दो अंतर है। देखो अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण को आप इस तरह से समझो, जब आप दीवार पर पेंट कराते हो, कलर कराते हो, तो वो कलर किस पर होता है? वो कलर उस दीवार पर लगे सीमेंट के ऊपर ही होता है ना भाई। जो दीवार है, दीवार ईंटों से बनी होती है, ईंटों के ऊपर प्लास्टर क्या होता है? सीमेंट का। और उस सीमेंट के ऊपर आप क्या कराते हो? रंग करवाते हो। तो वो जो रंग है ना, वो केवल सीमेंट पर ही होता है, उस सीमेंट के ऊपरी सतह पर ही होता है, सीमेंट के अंदर नहीं जाता। अंदर मतलब जो ईंट है ना, उस पर नहीं होता है। तो वो कहां पर होता है? वो कलर कहां पर होता है? केवल यहाँ पर। बार बार ये जो कलर हो रहा है केवल यहाँ पर हो रहा है। अगर आप इसके अंदर अभी थोड़ा सा भी पाड़ के देखोगे तो वो केवल वापिस अंदर की ईंट दिखेगी, उस पर कोई कलर नहीं हो रहा है। तो यह घटना आपके अधिशोषण की घटना होती है। अधिशोषण की घटना होती है मतलब ये केवल सतह पर होती है। किस पर होती है? सतह पर होती है, सतह के अंदर नहीं होती है। और इधर है अवशोषण। अवशोषण को आप ऐसे समझो कि आपके पास में एक चौक है, आप चौक को पानी के अंदर डुबा दो। आपके पास में चौक है और चौक को पानी के अंदर डुबा दो और उसको आप निकालो। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे चौक जो है बाहर से भी गीला दिखेगा, और जब आप उसको तोड़ोगे ना तो अंदर से भी गीला दिखेगा। बाहर से तो गीला दिख ही रहा है, लेकिन जब आप उसको तोड़ोगे तो अंदर से भी गीला दिखाई देगा। मतलब जो पानी था वो चौक की बाहरी सतह पर भी और आंतरिक सतह के अंदर भी चला गया। तो इसे हम अवशोषण कहते हैं। अधिशोषण पे क्या था? केवल सतह के अंदर ही हो रहा था, सतह पर ही हो रहा था, सतह के अंदर नहीं हो रहा था। अधिशोषण केवल सतह पर हो रहा था, सतह के अंदर नहीं हो रहा था। लेकिन अवशोषण क्या हो रहा था? सतह पर भी हो रहा था और सतह के अंदर भी हो रहा था। समझ गए मेन डिफरेंस? तो अगर अधिशोषण की बात करें तो ये क्या कहलाता है? अधिशोषण ये सतही घटना है। यह है सतही घटना है। सतही घटना मतलब सतह पर ही होती है, सतही घटना है ना। यह है केवल अधिशोषक। अभी बताऊंगा अधिशोषक क्या होता है। अधिशोषक की सतह पर होती है, सतह पर होती है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी घटना होगी? जो सतह पर भी हो रही है और सतह के अंदर भी हो रही है। चौक बाहर से भी गीला हो रहा है और अंदर से भी गीला हो रहा है। तो ये स्थूल घटना यानी पूरी घटना है। यह स्थूल घटना है, यानी अधिशोषक की संपूर्ण, अधिशोषक के संपूर्ण भाग में होती है। अधिशोषक के संपूर्ण भाग में होती है, संपूर्ण भाग में होती है। ठीक है ना, समझ गए? सतह पर होती है, सतह पर भी होती है, सतह के अंदर भी होती है। सेकंड करते हैं अपन। सेकंड है हमारे, इसको देखो, ये जो है ना इस अभी अधिशोषक और एक और टर्म लिख रहा हूं मैं, अधिशोष्य। अधिशोष्य, अधिशोष्य की मात्रा, मात्रा मतलब सांद्रता ना, की मात्रा या सांद्रता सतह पर ज्यादा होती है, सतह पर ज्यादा होती है। इसमें आपको लिखना है अधिशोष्य की मात्रा
सभी जगह समान होती है, सभी जगह समान होती है। बस आपको ये दो अंतर लिखने थे। देखो पहला पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट है अधिशोषी की मात्रा सतह पर ज्यादा होती है। अगर आपको कलर पूछे, इसमें कलर किया है यहाँ पर, तो ये सतह पर ही तो किया था, तो ये जो कलर की मात्रा है ना वो किस पर है, दीवार पर ही है, इसकी सतह पर ही है, तो ज्यादा होगी। अंदर तो गए नहीं है दीवार के अंदर, तो वहां पर इसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन अधिशोषण के अंदर क्या होगा, सॉरी अवशोषण के अंदर क्या होगा, अवशोषण के अंदर सतह पर भी होता है और बाहर भी होता है, तो इसकी समान मात्रा होती है। जो जितना बाहर से गिला होता है उतनी अंदर भी गिला होता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस था। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी अधिशोषक, एक लिखी अधिशोष्य। ये क्या है, अधिशोषक का मतलब होता है कि वह सतह जहां पर अधिशोषण या अवशोषण की घटना होती है। अधिशोषक का मतलब होता है कि वह सतह जहां पर हम इनकी बातें करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस दीवार की बात कर रहा हूं, तो जो दीवार की सतह है ना जिस पर अपन कलर कर रहे हैं, दीवार क्या है, एक सतह है जिस पर अपन कलर कर रहे हैं, तो वो क्या अधिशोषक है। इसके अंदर मैं अगर आपको चौक का उदाहरण दे रहा हूं, तो चौक क्या है, चौक यहाँ पर क्या है, अधिशोषक है। क्या है, अधिशोषक है, जिसकी सतह पर घटना हो रही है, ठीक है। फिर अधिशोष्य, अधिशोष्य 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 क्या है, अधिशोष्य वह है जो चिपक रहा है, सतह पर चिपक रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखना, ये दीवार है, मैंने क्या बताई, दीवार को अधिशोषक बताया। और दीवार पे क्या चिपक रहा है, दीवार पर हम क्या कर रहे हैं, पेंटिंग तो कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं ना, तो वो कलर क्या है, अधिशोष्य है, वो कलर क्या है, अधिशोष्य है। और इसके अंदर अधिशोष्य क्या है, वो पानी है जो उसकी सतह पर भी हो रहा है और उसके अंदर भी हो रहा है, ठीक है ना। ये अंतर था। तो अधिशोषण और अवशोषण में ये दो मेजर अंतर है, आप इनको भी नोट कर लो फटाफट। फिर हमारा जो थर्ड है वो है, इनका अंदर हमको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर हो गया हो तो फिर मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट करता हूं। इसके अंदर जो तीसरा है वो करता हूं ना, 21वें का तीसरा, ठीक है, मिटा दूं। थर्ड है इसका, आपको डायग्राम बनाना है, सिंपल, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी, आपको डायग्राम बनाना है विद्युत अपवन का, विद्युत अपवन, विद्युत अपवन का डायग्राम बनाना है। देखो कैसे बनाना है। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लो आप भी। देखो, अरे यार ये थोड़ा बच गया, डायग्राम में वैसे तो आपको बनाना है, थोड़ा सा नाम लिखकर इसको आपको समझा भी दूंगा ना। देखो क्या होता है, ये जो आपका डायग्राम है, ये आपके डायग्राम बना है विद्युत अपवन का। क्या होता है अपवन, जो आपने कोलोइड विलयन पढ़ा है ना, उस विलयन के अंदर क्या होती है, बहुत सी अशुद्धियां होती है। तो उन अशुद्धियों का शुद्धिकरण करने के लिए हम अपवन विधि काम में लेते हैं। पहले हम अपवन विधि काम में लेते हैं, फिर हम विद्युत को काम में लेते हैं, विद्युत अपवन। देखो अपवन विधि के अंदर क्या होता है, अपवन विधि के अंदर अभी ये समझ लो यहाँ पर इलेक्ट्रोड नहीं होता, मैं वापिस बना दूंगा। अपवन विधि के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोड नहीं होती, ये क्या एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड नहीं होता, बैटरी भी नहीं होती है, सिंपल से एक जानते झिल्ली होती है। ये क्या होता है, जानते झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है ना, जानते झिल्ली के अंदर सबसे पहले तो आप उस कोलाइड विलयन को भर दो, भर दिया। अब क्या करना है कि वो जानते झिल्ली का गुण होता है ना
कि जानतो झिल्ली में से केवल अशुद्धि निकल सकती है, जानतो झिल्ली में से केवल अशुद्धि निकल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जानतो झिल्ली के अंदर जो कोलाइडी कण होता है ना, कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइडी कणों का आकार। लेकिन जो अशुद्धि होती है ना, उसका आकार 10 mm से, मतलब उनका जो आकार होता है ना 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी उनका आकार छोटा होता है। अशुद्धि होती है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो अब क्या होता है कि इनका इसके अंदर इतनी छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं ना, उनमें से क्या होता है कि ये मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर वाले कण नहीं निकल सकते हैं, लेकिन 1 नैनोमीटर से छोटे वाले कण निकल जाते हैं जो अशुद्धियों को होते हैं। तो अशुद्धियां क्या होती है? इस जानतो झिल्ली को ऐसे जल से भरे पात्र में लटका देते हैं, इधर से हम जल का प्रवाह करते हैं। जल का जब प्रवाह करते हैं तो यहाँ पर जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है? इससे रिस कर बाहर आने लगती है और यहाँ से जल यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और इस जानतो झिल्ली के अंदर क्या शेष बचता है? इस जानतो झिल्ली के अंदर शेष बचता है ओनली फॉर शुद्ध कोलाइडी विलयन बचता है। लेकिन ये क्या होता है? प्रोसेस लंबा हो जाता है, क्योंकि इसका होने के लिए मतलब जो अशुद्धियां निकलती है बहुत धीरे धीरे निकलती है। तो इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब क्या होता है कि जो अशुद्धियां होती है, जो होती है अशुद्धियां, उनमें क्या होती है? वो अशुद्धियां किसकी होती है? आयनों की तो अशुद्धियां होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो K प्लस OH माइनस की अशुद्धियां है, तो अब जैसे इलेक्ट्रोड लगाया तो ये K प्लस किसकी तरफ गति करेगा? कैथोड की तरफ। ये OH माइनस किसकी तरफ गति करेगा? एनोड की तरफ। तो ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी से जाएंगे तो ये कोलाइडी विलयन जल्दी से शुद्ध हो जाएगा। ये है विद्युत अपवन की विधि। ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? विद्युत अपवन की विधि को तेज करने के लिए विद्युत अपवन काम में लेते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ओके, तो ये भी आप नोट कर लो। अब हम करते हैं सेक्शन ई, जो हमारा लास्ट सेक्शन है।